हाँ, चलो ऐसा करते हैं, बाकी के दो क्वेश्चन क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, जिसने पूछने होंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन। अभी हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही समांतर जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एरिया पढ़ा था, है ना। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनको मान लो नाम दे दो ए बी सी डी। तो जो जो पैरेलल साइड है इनमें वो यहाँ पर ए और सी है। पैरेलल साइड की लंबाई ए और सी है, उन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है जिसे हम एच से दर्शाते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है समलंब चतुर्भुज का, ट्रपीजियम का। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। ये तो सबने हमने पढ़ा था, ये सबको याद है। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल यस पढ़ा था, मैम। कॉम्प्लेक्स शेप्स के पढ़ा था। जैसे मान लो, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर दो सिंपल सिंपल जो आकृतियां हैं उनको जोड़ दो, अगर एक एक आकृति अगर कोई दो सरल आकृतियों से मिलकर बनी है तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, उन दोनों सरल आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ने के बराबर। अब जैसे जो मैंने यहाँ पर घर बनाया है ना, इनका एरिया टोटल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कुल एरिया कितना होगा, कुल क्षेत्रफल कितना होगा। 125 मीटर स्क्वायर। 125, 115, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115 आएगा बेटा। अच्छा चलो अभी बताओ, अगर ये नीचे वाला एक स्क्वायर है, 4 मीटर 4 मीटर वाली साइड है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो भी 4 मीटर है, तो मुझे बताओ इस पूरे का एरिया कितना होगा। थोड़ा सही से करके बना देती हूँ मैं। हम्म, ये नीचे वाला तो स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स कितने कितने मीटर है, 4 4 मीटर की है ना। और ये जो ट्रायंगल है इसकी जो ऊंचाई है वो चार, वो भी 4 मीटर है। ओके, सिर्फ दीप्ति ने कैलकुलेट किया है, और किसी ने कैलकुलेट किया। ट्रायंगल का एरिया कितना आया, पहले बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना आया। मैम उस दिन हम एक क्लास नहीं ले पाए थे। ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अभी समझते रहो आप। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब हमें पता है यहाँ पर आधार 4 मीटर है, ऊंचाई भी 4 मीटर है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 8 मीटर स्क्वायर। और हमें पता ही है वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, है ना। 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 गुना भुजा। हाँ तो इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक था। तो एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, चलो यस मैम। एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। यस मैम। इसका एकदम सही सही आंसर करना है। आपको एक आकृति दी गई है, इसका एरिया निकालना है। इसी तरह से निकलेगा। हिंट के लिए मैं दे देती हूँ, ये जो आपको ऊपर ट्राइंगल दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व।
ध्यान से करना, एक एक साइड एक एक अलग अलग शेप बनाओ और फिर सॉल्व करो। पहले एक जो पहला ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकालो, उसके बाद दूसरी वाली शेप देखो, उसके बाद तीसरी वाली शेप देखो। जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम हम्म? मैम अभी ज्वाइन हुआ, हमें पता नहीं क्या करना है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ये हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ओके मैम। हमने किया था ना जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। अगर कोई एक जटिल आकृति है उसको हम देखते हैं कि हम उन्हें किसी त्रिभुज, आयत, वर्ग में तोड़ सकते हैं, तो पहले हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयत का निकाल लेते हैं, वर्ग का निकाल लेते हैं, और फिर हमें उसका एरिया पता चल जाता है उन सबको आपस में जोड़ के। ओके मैम। किसी ने किया है नोटबुक पर? हम्म? ओके, हिमांशु ने किया है। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। बंद करो वो अपना, वो बंद कर दो बैक कैमरा। और किसी ने किया? वेरी गुड संगीता। ओके, दीप्ति ने भी कर दिया है। वेरी गुड दीप्ति। 3 बच्चों के मुझे यहाँ पर सही आंसर मिले हैं, बट पोल में मेरे पास केवल 2 बच्चों के सही आंसर हैं। मैम मैं भी कर। अच्छा, आप कर रहे हो भी? हाँ, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो बस 30 सेकेंड्स का टाइम और मिलेगा। और मैम हमने कर लिया। आंसर तो करें। सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया और क्लास में कितने बच्चे हैं? 35 स्टूडेंट्स हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? कोशिश तो करो सॉल्व करने की, इतना आसान क्वेश्चन है। आंसर ही नहीं करते हो आप लोग पोल सेक्शन में। मैम कर दिया। जो बच्चे करते हैं उनका बेटा मुझे पता है, जो बच्चे आंसर करते हैं, बट बाकी बच्चे आंसर करते ही नहीं है पोल सेक्शन में। आपको करना क्या है? एक्टिविटीज पर जाना है, पोल में जाना है, अपने सही आंसर चुनना है। इतना सा काम है करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, बस फोन फोन में एक्टिव है बस क्लास में। देखो जरा, आप सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, ऐसे थोड़ी चलेगी क्लास। आप अपना नेट भी डबल डबल वेस्ट कर रहे हो। हाँ चलो, पहले बताओ, यहाँ पर हमारे पास 3 शेप्स बन रही हैं, 3 आकृतियां बन रही हैं। उनको मैं जरा कलर कर देती हूँ। एक मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, एक ये हो गई। दूसरी को मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी को मैं रेड कलर कर रही हूँ। अब आप लोग पहले मुझे बताओगे, जो ग्रीन कलर वाली आकृति है उसका एरिया कितना होगा? मैं बस ऐसे लिख रही हूँ, ग्रीन। ग्रीन का एरिया कितना होगा? वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई निकालते हैं। यहाँ पर आधार हमें 3 सेंटीमीटर लेना है बस। और हमें ये भी पता है जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका लंब ही उसकी ऊंचाई होती है ना। तो ये तो बहुत ही आसान था, सभी ने बिल्कुल ठीक बोला, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रीन वाले का आ गया। अब ब्लू वाले का निकालते हैं, ब्लू वाली आकृति का, जो कि एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सभी ने बिल्कुल ठीक लिख दिया है आंसर, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई 3 + 3 6। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 + 2 6, तो 6 मीटर लंबाई है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। 6 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो ये भी सभी ने ठीक बोला। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लू वाले एरिया, ब्लू वाला एरिया आ गया। अब जो रेड वाला है वो क्या शेप है? वो एक वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे। 2 सेंटीमीटर को हम 2 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है भुजा का वर्ग, या फिर हम भुजा का वर्ग कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, जो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ये एक त्रिभुज है, ये एक आयत है, और तीसरा वाला क्या है? एक वर्ग है ना। अब तो कुल क्षेत्रफल कितना आना चाहिए?
कुल क्षेत्रफल में हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। 6 + 30 + 4, वेरी गुड, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। अब जरा पोल सेक्शन में जाकर देखो कितने कम बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन को। आधी क्लास भी आंसर नहीं कर रही है। सभी को समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? आसान था ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसका नोट किया सबने? नोट किया सबने, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यस इसका सही मैम। आंसर बिल्कुल ठीक बोला सबने, ऑप्शन ए था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। अब सर्वांगसम आकृतियां कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है पता है सबको? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? सर्वांगसम आकृतियों के एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो, चैट बॉक्स में एग्जाम्पल बता दो। जो आकृतियां सर्वांगसम होती है या कुछ भी ऐसा जो आपको पता है कि सर्वांगसम है। मैम समान आकृतियां। जिनकी आकृति और आकार समान हो। वेरी गुड, दीप्ति ने लिखा है हमारे हाथ, विपिन ने भी लिखा है। अब हमारे हाथ जो होते हैं वो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सर्वांगसमता क्या होती है, जब किन्हीं दो वस्तुओं का आकार या आकार और आकृति समान होती है तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दे रहे हैं सब बच्चे। जैसे कि यस अब मैम। इसको देखने का तरीका क्या है, मान लो एक आकृति अगर दूसरी आकृति को पूरी तरह से छुपा दे, है ना, अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये दोनों सर्वांगसम कहलाती है। इनका आकार की आकृति बिल्कुल बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर पेंसिल देख रहे हो। अब यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है, टेबल बन रहा है। ये दोनों टेबल दिखने में भी अलग है और इनके मान लो इनका आकार बराबर है, इनका साइज सेम है, लेकिन ये दिखने में अलग है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। ये चेयर है, ये दिखने में तो एक सी है पर इनका साइज अलग अलग है, तो ये दोनों भी सर्वांगसम नहीं होंगे। डोर की बात अगर आप कर रहे हो, अगर डोर ऐसा वाला होता है जो दो, एक दरवाजे में जैसे दो दरवाजे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, है ना, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम याद आया क्या होता था? यस मैम। है ना? यस मैम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो त्रिभुज हैं, बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? ये मैंने पढ़ा यस रखा है, मैम। यस मैं मैम। थोड़ा सा बस याद दिलाऊं कि ये हम पढ़कर आ चुके हैं, है ना। ये दोनों सर्वांगसम है, हाँ या नहीं चैट बॉक्स में लिखना है आपको हमेशा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, एक मैंने आपको ये आयत दे दिया, एक ये वाला आयत दे दिया, क्या ये दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है ना, नहीं है ना, ये दोनों नो कॉन्ग्रुएंट? मैम। हाँ, क्यों नहीं है जरा बताओ दीप्ति, क्यों नहीं है? दोनों रेक्टेंगल है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही आयत हैं, दोनों के ये सारे कोण 90-90 डिग्री के दोनों आयत हैं। दीप्ति जरा बताओ क्यों नहीं है, संगीता आप भी बताओ क्यों नहीं है? ये तो सर्वांगसम है। क्यों नहीं है, मैं वो पूछ रही हूँ जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। लंबाई समान नहीं है, अच्छा, और कोई? मैम चौड़ाई भी अच्छा, ये समान जो नहीं मैंने है। बना, अब मुझे बताओ क्या ये हाथ और ये हाथ सर्वांगसम है? अगर मैं ऐसे रखती हूँ, मेरी यस मैंने मैम। सबको सर्वांगसम है, तो वही तो मैंने आयत के साथ किया। एक आयत ऐसे, अब दूसरे वाले आयत को बस घुमाना ही तो है। सर्वांगसम है ना, देखो इसकी भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं 3 और 4 होंगी, ये दोनों भी सर्वांगसम है। ठीक है, तो समझ में आ गया सर्वांगसम क्या होती है। ओ अच्छा, ये 6, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर था ये। तो हमने ये भी पढ़ा था वैसे कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, बट होता क्या है, कोई भी अगर सर्वांगसम आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये तो सीधी सी समझने वाली बात है, लॉजिक की बात है। अगर कोई एक चीज दूसरी चीज के बिल्कुल समान है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, तो एक चीज जितना स्थान एक जगह पर घेर रही है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, कोई भी चीज एक प्लेन स्पेस पर, एक तल के ऊपर जितना स्थान घेरती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर ये वाला हाथ मान लो ये एक तल है, ये एक तल है,
एक प्लेन सरफेस है, इस पे ये हाथ जितनी जगह घेरेगा उतना ही हाथ मेरे दूसरी जगह घेरेगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा। क्यों घेरेंगे? क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, तो अगर ये सर्वांगसम है इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इसमें ये तो सीधे लॉजिक वाली बात है ना। और मैं ये भी तो कहती हूँ कि एक चीज अगर दूसरी चीज को बिल्कुल पूरी तरह से छुपा दे तो आप देखोगे कि बिल्कुल बराबर एरिया है दोनों के। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर जो दो त्रिभुज आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, आप राहुल या रोहित जिसका नेट नहीं चलता, आप अपने भाई के डिवाइस के साथ लॉग इन हो जाया करो ना, आप दोनों तो सेम घर में रहते हो। अगर आपका नेट नहीं चलता, आप दो बच्चे एक डिवाइस से आ जाओ। चलो सब इसका इन दोनों का एरिया निकाल के बताओ कितना होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, दोनों का एरिया निकाल के दिखाओ। और ये दोनों सर्वांगसम है, इतना हमें पता है, ये दोनों सर्वांगसम है। देखो यहाँ पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ऐसा ऐसा निशान है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी भुजा, डीसी भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दो भुजाएं हैं, तो जो कर्ण आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे तीनों की साइड जो है वो बराबर बराबर है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों ही सर्वांगसम है, दोनों का एरिया निकालो। मैम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, किसी ने लिखा है 12 और 13, 6 और 6, विजय ने लिखा है 6 और 6। कैसे? हमें पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। आधार 6 दिया है, ऊंचाई 4 दी है, इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। तो जो भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी, ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका एरिया हमेशा बराबर होगा। कहने की बात ये है कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। समझ आई ये बात? चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैं एक आयत बना रही हूँ, इसका एरिया बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। यहाँ पर मैंने एक आयत बना दिया, 12। 12। ओके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये त्रिभुज के सर्वांगसम है क्योंकि एरिया बराबर आ रहा है? क्या मैं कह सकती हूँ नो। कि त्रिभुज और आयत जो है दोनों सर्वांगसम है? कह सकती हूँ? नहीं कह सकती, है ना, क्योंकि आयत बिल्कुल अलग आकृति है, त्रिभुज बिल्कुल अलग आकृति है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला? अगर क्षेत्रफल बराबर भी है, अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम हो। अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम हो। अगर वो सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल जरूर बराबर होगा, बट अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम हो। छोटे से लॉजिक की बात है, कुछ रटना नहीं है इसमें, है ना। आप लोगों ने खुद ही आंसर किया, मैंने एक आयत बनाया, मैंने एक त्रिभुज बनाया, दोनों का एरिया बराबर दिया, फिर पूछा आपसे, आप लोगों ने आंसर किया कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो छोटे से लॉजिक की बात है। समझ में आ गई ये चीज? सभी को समझ यस में आई? मैम। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपसे पूछती हूँ। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इनका एरिया बराबर है, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? एक एग्जाम्पल दिया है, अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नो मैम। नहीं है बराबर, है ना।
ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, इन दोनों के एरियाज ही किसका एग्जाम्पल है। अगर एरिया बराबर भी हो, अगर दो त्रिभुजों के भी एरिया बराबर हो तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करोगे। यस मैम। यस मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं। सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है इतनी। 1 मिनट का क्वेश्चन समय और दिया जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैम आंसर दिखाती हूँ। आंसर दिखाऊंगी, बच्चे आंसर तो करें। आधी क्लास भी आंसर नहीं करती है इस क्लास में। मैम आप इतना अच्छा समझाते हो फिर भी आंसर नहीं करते। अगर आप लोगों को पोल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अनम्यूट करके पूछ लो कि मैम नहीं आता पोल में कैसे आंसर करते हैं। पर आंसर तो करो, पता तो चले मुझे कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ एक ही बच्चे हैं जो बस आंसर करते हैं, जिनके बारे में मुझे पता है। चलो 15 सेकेंड्स का टाइम और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। मैम पोल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। किसके नहीं आ रहा है पोल का ऑप्शन, नाम बताओ बेटा। मैम पंकज। आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। यस मैम। नहीं, एक्टिविटीज में जाके तो पोल का ऑप्शन आएगा ही। अगर आप एक्टिविटीज में जाओगे, पोल 1 एक्टिव नहीं लिखा हुआ आ रहा है। मैम वो चल ही नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं पंकज, आज की क्लास के लिए आप क्या करो, बैक कैमरा करके अपना आंसर दिखा देना या फिर चैट बॉक्स में लिख देना। यस मैम। ठीक है, हाँ ऐसे बता दिया करो कि आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है या कुछ। क्या कहा था। जिस जिस बच्चों के ये होंगे ना जो पोल में आंसर नहीं देंगे उनका भी बताऊंगी। हाँ क्लास के बाद बताऊंगी वो। चलो अब मुझे बताओ कि कैसे पता। अब सीधी सी बात है, सभी ने वैसे तो इसका सही आंसर किया है। दो त्रिभुजों का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है। कैसे पता चला सर्वांगसम है, कैसे पता चला। एस ए एस से पता चला। ए सी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, एंगल सी और एंगल सी बराबर है ना। तो ये ऐसे है, उससे सर्वांग समता से सर्वांगसम है ये। तो अगर एक का, अब ये दोनों सर्वांगसम है, अगर एक का एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सीधी सी बात है दूसरे त्रिभुज का एरिया भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। आसान क्वेश्चन ये वाला। यस मैम। जिन बच्चों को नहीं पता कैसे देखते, देखो ए सी और पी क्यू बराबर है, एंगल सी और एंगल क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक साइड और दूसरी साइड के बीच का एंगल है। इसी तरह यहाँ एक साइड और दूसरी साइड के बीच का एंगल है। तो ये सर्वांगसम होंगे दोनों, और इसलिए इनका जो इस दूसरी वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये थोड़ा सा सोच कर करना, आसान क्वेश्चन है बहुत, बट थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना इसमें। एक त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। और त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का आधार ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है, आपको पता है दोनों का एरिया बराबर होगा, तो इसका मतलब आपको पी क्यू आर का एरिया भी पता चल गया। अब पी क्यू आर का एरिया पता चल गया है, ऊंचाई आपको दी गई है, आधार आपको निकालना है। बहुत ही छोटा सा काम है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का टाइम लो। आंसर भी दिखा रही हूँ मैं। चलो, आप आंसर भी देख सकते हो पोल सेक्शन में। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आसान क्वेश्चन है। मैम 8 होगा। संगीता, यूनिट्स कौन लिखेगा? बाकी बच्चे दिखाओ बैक कैमरा करके। संगीता ठीक है बेटा, आपका यूनिट्स लिखो बस। अभी भी बस 18 बच्चों ने आंसर किया है। हिमांशु ठीक है, आपका भी। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? मैम कर दिया आंसर जिन दिखा। बच्चों ने कर दिया मुझे उनका पता है, वही बच्चे हैं ये 19-20 में। निधि और मुस्कान बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। ओके, सत्यपाल सिंह के नाम से कौन है? अनम्यूट करो अपने आप को, माइक ओपन करो बेटा अपना। आप बस 7 सेंटीमीटर को फोकस करके दिखा रहे हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? अगर मैं कह रही हूँ ना कि बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ, तो इसका मतलब ये है कि उसे सॉल्व करके दिखाओ, जैसे बाकी बच्चे सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। आपको दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों सर्वांगसम है। अब अगर ये दोनों सर्वांगसम है, तो इनके एरिया भी बराबर होंगे। हमें ये बात पता है कि इनके एरिया भी को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ कि अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इन दोनों के एरिया भी बराबर होंगे। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो अगर एबीसी का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पी क्यू का एरिया भी कितना होगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना? तो अब यहां से हमें क्या पता चल गया? अब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर ऊंचाई 7 है, आधार क्यू आर है। इसका मतलब 1/2 इंटू आधार, आधार को बेस मान लो, इंटू ऊंचाई यानी 7, किसके बराबर आ गया? 28 के बराबर आ गया। इसका मतलब b गुणा 7/2 बराबर आ गया 28 के, या फिर मैं कह लू b बराबर है 28 इंटू 2/7। हाँ, तो अब 28 को 7 से डिवाइड किया, 4 आया, तो b बराबर है 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, या एक और बार समझाऊंगी क्वेश्चन, बताओ। मैम एक और बार एक समझा बार दो। समझा देती हूँ, रुको, एक अलग पेज पे समझा देती हूँ मैं। 1 मिनट रुको बस। हाँ,
अच्छा ये चीज तो समझ आई, आपके पास दो ट्राइंगल थे, है ना, उन दोनों का एरिया आपको बराबर दिया गया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर था त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, क्योंकि वो दोनों सर्वांगसम थे। और हमें क्वेश्चन में एबीसी का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। ये बात सभी को पता है? यहाँ तक तो समझ में आया है ना? अब आपको क्वेश्चन में वापस से यस मैम। देखो, यहाँ पर पीक्यूआर की बात करो, खाली खाली त्रिभुज पीक्यूआर की बात करो। मैं यहाँ पर बना ही देती हूँ त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज पीक्यूआर कुछ इस तरह से है, ये पीएस है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको क्यू आर निकालना है ना? हाँ क्यू आर निकालना है आपको, ये इसकी ऊंचाई है। तो आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल के। और क्षेत्रफल हमें पहले से क्वेश्चन में 28 दिया गया है ना? और आधार भी कितना दिया गया है, और सॉरी आधार नहीं दिया गया, ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ पर? ऊंचाई तो 7 है ना? यस और नो बोलो। यस मैम। अब जरा 1/2 Yes, को आप ma'am. 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। तो ये 28 के बराबर आ गया। और हम ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। अगर इधर ये 7/2 है तो दूसरी तरफ जाकर 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। अब 28 को बस 7 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बेटा समझ में? यस, बहुत आसान है। यस मैम। नोट भी कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, तो यस कौन मैम। सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। सबको समझ में आ गया किस तरह से? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे, है ना? उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। और जो सर्वांगसम नहीं, जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। इतनी सी बात थी। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे। और चलो अब हम आते हैं 3D शेप्स पर। 3D शेप्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़कर आ चुके हैं पहले, जब हमने 2D और 3D के बारे में पढ़ा था, है ना? 3D आकृतियों के बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ के भी आ चुके हैं। 3D आकृतियां क्या होती हैं, तो यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, वो सारी आकृतियां जिनके 3 डायमेंशन होते हैं, 3 विमाएं होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उन्हें त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। जबकि 2D में क्या होता है, केवल लंबाई या चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई, आधार या ऊंचाई। अभी तक हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते आए हैं उनमें आपने बस ये चीजें सुनी है, लंबाई गुणा, हम लंबाई गुणा चौड़ाई पढ़ते आए हैं, आधार गुणा ऊंचाई पढ़ते आए हैं। मतलब हमेशा 2 चीजों को हम गुणा करते थे क्षेत्रफल निकालते हुए भी। तो मतलब उनके पास 2 ही डायमेंशन होते थे, है ना? लंबाई या चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई, है ना? बट त्रिविमीय आकृतियों में क्या होती है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। अब इनके भी अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई और गहराई हो जाए, है ना? अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं, बट हमेशा 3 दिशाएं होंगी, 3 डायमेंशन होंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और सीधी सी बात यह है, जो 2D आकृतियां होती है उन्हें आप आसानी से अपनी नोटबुक पर बना सकते हो, जबकि 3D आकृतियों को आप नोटबुक पर नहीं बना सकते। यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, इसका आपने सिर्फ फ्रंट बनाया है, इसका सिर्फ सामने का हिस्सा बनाया है, पीछे वाला हिस्सा आप नहीं बना सकते नोटबुक पर। तो मतलब बस एक दर्शाने का तरीका होता है, आप दर्शा सकते हो, बट बिल्कुल जैसा बॉक्स दिखता है वैसा बॉक्स आप यहाँ पर नहीं बना सकते। मतलब वो हमें 3D, वो हमें वैसा वाला फील नहीं देगा बॉक्स वाला, है ना? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया जिसे सिलेंडर कहते हैं, शंकु जिसे कोन कहते हैं। अब आप लोग मुझे एग्जाम्पल दो अपने आसपास देखकर, अपने आसपास देखकर आप लोग एग्जाम्पल दो 3D शेप्स का। क्या क्या देख सकते हो आप अपने आसपास जो 3D है? बॉल, बिल्कुल ठीक। ब्रिक, वेरी गुड। ब्रिक यानी ईंट, वेरी नाइस। ब्रिक एक क्यूबॉइड की शेप का है, ईंट एक क्यूबॉइड की शेप की होती है, घनाभ की शेप की है। बैट, बिल्कुल ठीक। गैस सिलेंडर, यस। बेड,
मकान, आपका जो घर है, आपका जो रूम है, वो घनाभ के या घन की शेप का होगा, बिल्कुल ठीक। टीवी, वेरी गुड। बेलन, बर्थडे कैप, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर, यस। फ्रिज आपका। बुक, आपकी बुक्स जो हो गई, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आइसक्रीम, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी ये सारे एग्जाम्पल्स तो आपने कवर ही कर लिए हैं, इसका मतलब ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपने कवर कर लिए हैं, है ना। ग्लास हो गया आपका, बिल्कुल ठीक। ग्लास हो गया, बकेट हो गया, बैग हो गया, बर्थडे कैप, यस, वेरी गुड। तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। फोन, फोन को तो हम भूल ही गए थे, सबसे पास हमारे फोन है। फोन भी एक 3D शेप है, 3V में आकृति है। डी। अब इसको करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, बस 30 सेकंड का टाइम और दिया जाएगा, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। जितने बच्चों ने आंसर किया किया, बाकियों का काउंट नहीं होगा, फिर पोल को बंद कर दूंगी। तो जितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, आंसर करो, अदरवाइज आपकी क्लास लगाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो या चार्ट में आंसर नहीं लिख रहे हो। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, उनका मुझे मैम पता डी। है। यस, वैसे जब तक पोल चल रहा हो तब तक आंसर नहीं करना है, उसके बाद में आंसर करना है। डी इसका सही आंसर है। सिर्फ यही है जो यहाँ पर 3D है, बाकी सब में केवल लंबाई या चौड़ाई है। लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई है, यहाँ पर बस भुजाएं। और ये तीनों जो शेप्स हैं, ये तीनों हम आसानी से नोटबुक पर बना सकते हैं, जबकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले 3D शेप्स में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में, और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घनाभ क्या होता है। घनाभ एक ऐसी 3D बंद शेप होती है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। फलक यानी फेसेस होते हैं। आयताकार मतलब रेक्टेंगल के। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकती हूँ। मेरे पास ये एक बॉटल है, एक बॉटल है। रुको, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करती हूँ अपनी, तो दिखाती हूँ। आप वैसे फोन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट फोन क्या है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी तो फोन बहुत छोटा नजर आएगा। मैं नजर आ रही हूँ सबको? यस मैम। ओके, ये बॉटल है। अब इसमें क्या है, 6 आयताकार फलक का मतलब क्या है। ये सामने जो आपको शेप दिख रही है, ये कौन सी शेप है? सिर्फ सामने सामने बताओ, फ्रंट बताओ। आयत। आयत। इधर मोड़ूंगी, आयत। रेक्टेंगल है। मैम आयत। इधर मोड़ूंगी तो भी मैम रेक्टेंगल। आयत। ये देखूंगी तो बेटा, मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, आपको मेरा फेस देखना है ना। तो आप देखोगे टोटल कितने रेक्टेंगल है। सब अपना फोन भी देख सकते हो, या आपके पास आसपास कोई बॉटल या आपका ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा हो, उसमें गिन के बताओ कितने रेक्टेंगल है। सब बच्चे गिन के बताओ, चार्ट बॉक्स में लिखो, काउंट करो। अब पहले आप लोग काउंट करो, फिर मैं काउंट करके बताऊंगी। वेरी गुड, 6 है टोटल। देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन फेसेस को, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 6 आयत हैं, इन्हें हम किसी भी घनाभ के क्या कहेंगे, नोट करो, फलक कहेंगे, इंग्लिश में फेस कहेंगे, फेसेस कहेंगे। तो हमारे पास 6 फलक हो गए, 6 फेसेस हो गए। फेसेस समझ में आ गया क्या होता है? ये Yes. रेक्टेंगल लेना है बस, ठीक है। रेक्टेंगल जब हम घन की बात करेंगे तो वहां पर वो आ जाएगा, चकोर वाली शेप आ जाएगी, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ये काउंट कर लिया। अब काउंट करते हैं, जरा ये गिनो। ये जो ये पूरी किनारा है, ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जो ये लाइंस है ना कोने कोने वाली, इनको काउंट करके बताओ कितनी है ये। तभी अपने पास कोई भी आसपास तो कुछ ना कुछ आपके होगा ही, कुछ और नहीं भी होगा, फोन होगा। होगी। 8 है, गिनते हैं। सबसे पहले मैम 6। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऐसे गिनते हैं, 4 इधर, 4 इधर, 8 तो इधर इधर के ही हो गए। 8 तो यही हो गए,
4 इधर के, ये छोटे वाले 4 इधर के किनारे 8। आपने ये नहीं गिने, कितने होने चाहिए सही से गिनो। 4 तो देखो यही हो गए, 12 1 2 3 4, और इधर के हो गए 1 2 3 4। अब जरा सामने के मिला लो, 1 2, है ना, इधर के मिला लो 1 2, 8 + 4 12। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये जो रेखाखंड है ना, ये जो ये किनार, इन्हें हम किनारा कहते हैं, इंग्लिश में एजेस कहते हैं। दोबारा से समझा देती हूँ, 12 कैसे आया, ये किनारा किसे कहेंगे, हमें किसे गिनना है, हमें इन्हें गिनना है। देखो ये जो लाइन है, समझ लो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, ये देखो ये रुको मैं इस चीज को यहां से बताती हूँ, तब आपको शायद थोड़ा सही से समझ में आए। ये होता है किनारा। अब आप गिनना अपने पास, आपके पास जो भी बॉक्स है या कोई भी चीज है, ये जिस पे मैं लाइन कर रही हूँ ना, तो ये जितने भी किनारे हैं इन्हें आप किनारा कहोगे। तो ये आपके पास जितने भी हैं, गिनो जरा, आपके पास कोई भी, आपके पास आसपास कोई भी शेप होगी, ऐसे गिनो और उसमें बताओ कितने किनारे हैं, इन्हें आप किनारा कहोगे, इंग्लिश में एज कहोगे। चलो संगीता काउंट करो और बताओ, आपके आसपास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, आपका फोन होगा, 12 होंगे। बेटा 13 कैसे आ गए, 12 है, सही से गिनो, मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इधर के 4 हो गए, इधर आपके पास 4 लाइन है जो छोटी वाली साइड है ना, इधर भी आपके पास 4 है, इधर 2 बचे और पीछे वाली साइड 2 बचे, तो 8 + 4 12। तो ये किनारे होंगे, एजेस होंगे, है ना। अब उसके बाद आते हैं शीर्ष की बारी। शीर्ष हम पहले भी बहुत बार वर्ड सुन चुके हैं, वर्टेक्स जिसे कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक भुजाएं कहां पर मिलती हैं, तो यहाँ पर देखना क्या होता है। वर्टेक्स क्या है, जैसे अब ये है 1 2 3 4, ये जो बिल्कुल कोना हो गया, वैसे हम इसे कोना नहीं कहेंगे, इसे हम शीर्ष कहेंगे। एक, संगीता 8 कैसे आ रहे हैं आपके किनारे, आपने क्या शेप ली हुई है, आप अपनी बुक देख लो, और कुछ नहीं है आपके पास, बुक तो है ना। अच्छा ये आपके पास 12 कैसे आए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे भी सब बच्चे 12 काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4, और पीछे वाली साइड 1 2 3 4, सिर्फ 8 है, 12। अब वापस से शेप पर आते हैं, 8 शीर्ष है, यस। बेटा फोन भी एक घनाभ है और एक बुक भी एक घनाभ है, तो अलग अलग फेसेस कैसे आ सकते हैं। 1 मिनट रुकना सर, मैं दोबारा से अपनी एक बार ध्यान से गिनो। मतलब राहुल, आपकी हर एक क्लास में प्रॉब्लम है नेटवर्क वाली, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप रोहित के साथ अटेंड कर सके हो क्लास, तो उसके साथ अटेंड कर लो। मैम यहाँ पे आप दो दोनों दो एक, नाम, दो आपके नाम की है। एक मिनट बेटा, मेरा ही डिवाइस है, मैम दोनों जो आपकी पिंक है कलर मतलब। का है ना। हाँ हाँ, ओके हमें मैम। फोन से भी, अपना फोन से हम आपकी चैट देखते हैं, जो भी आप चैट में लिखते हो। हाँ चलो संगीता, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया, पहले संगीता ये बताओ, फलक समझ में आया क्या होता है, फलक काउंट कर पा रहे हो, फेसेस काउंट कर पा रहे हो। ये जो मैंने रेड कलर से लाइन अब आपको नजर आ रही है, ये किनारे हैं।
आप क्या शेप ले रहे हो, मुझे ये बताओ, आप क्या शेप ले रहे हो? आपने क्या, किस चीज को काउंट कर रहे हो? बुक को काउंट कर रहे हो, बुक के फेसेस काउंट कर रहे हो? संगीता आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। मैम फोन की कर रहे हैं हम तो। 8 आ रहे हैं। मैम 12। 12 ही आएंगे बिल्कुल, देखो मैं फोन से भी दिखा देती हूँ। आप शायद मैम अगर देख कौन रहे हो से ना, आ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ये जो बिल्कुल पतले पतले हैं ना, इन्हें भी काउंट करने हैं किनारे पे। संगीता अगर आप बुक ले रहे हो ना, बुक में आपने 4 ऊपर के कर लिए, 4 नीचे के काउंट, बट बुक अगर पतली है तो आपको ये 2 किनारे भी काउंट करने हैं, पतले पतले वाले। देखो अब 12 आ रहा है मैम कि ये नहीं आ रहा काउंट करके 12 आ रहे हैं। है? हाँ 12 ही तो आएंगे किनारे। ये आपसे कौन पूछ रहा है? हाँ ये लाइन को गिनना है, ये लाइंस कितनी है गिनो जरा, ऐसे ही अपनी बुक पे भी गिनो। यहाँ इमेज में नहीं गिनना है, आपके पास जो भी चीज है, आपकी बुक है, आपका फोन है, उसमें काउंट करो कितने किनारे, क्योंकि वो कोई ना कोई में ऐसा, सभी के पास एक ना एक घनाभ वाली शेप का, क्यूबॉइड की शेप का कुछ ना कुछ होगा। मैम हमारे फोन पे तो 4 है। किनारे यस मैम। देखो, पता है कैसे गिनना है, मैं बताती हूँ। फोन का जो आप बोल रहे हो ना, एंगल थोड़ी गिनने हैं संगीता। 1 2 3 4, 4 सामने की साइड से, 4 पीछे की साइड से किनारे हो गए, और 2 ये हो गए कोने वाले, 2 दूसरी कोने वाले हो गए ना 12। यस मैम। 12 किनारे, कंफ्यूजन दूर। ओके, 1 मिनट में दोबारा। बेटा बुक बुक नहीं, बुक है, फोन है, कोई भी घनाभ वाली शेप है, उसके इतने ही उसके किनारों की संख्या बराबर ही होगी। अब किनारे समझ में आ गए सबको? यस मैम। ब्लू है ना, इन्हें हम शीर्ष कहेंगे, इन्हें हम वर्टेक्स कहेंगे। अब ये गिनो सब अपने अपने पास, आपके पास जो भी आपके पास चीज है, जो भी बुक है या फोन है, गिनो जरा कितने किनारे हैं, सॉरी कितने शीर्ष हैं, शीर्ष की बात कर रहे हैं हम। देखो शीर्ष क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जहां पर भी 2 या किनारे मिल रहे हैं आपस में, तो उसे हमने शीर्ष नाम दे दिया। जहां पर भी किनारे मिल रहे हैं, जैसे एक बिंदु पर किनारे मिल रहे हैं, उन्हें हमने नाम शीर्ष दे दिया। तो सबको क्लियर हो गया, फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होता है और किनारे क्या होते हैं। तो क्लास खत्म होने में भी 5 मिनट है, जल्दी से क्वेश्चन कर ले। चलो सभी बच्चे सही सही आंसर, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। मैम एक बार शीर्ष बताना क्या होते हैं? चलो शीर्ष बता देती हूँ मैं, 1 मिनट। देखो जहां पर भी आपके ऐसे दो दो किनारे मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा किनारे मिल रहे हैं, ये 3 किनारे जहां पर मिल रहे हैं, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, शीर्ष नाम दे दिया। बाकी जगह भी यहाँ पर 3 किनारे मिल रहे हैं, शीर्ष नाम दे दिया। जहां पर भी किनारे किसी एक जगह पर मिल रहे हैं, उन्हें हम शीर्ष कहेंगे, ये जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन देती हूँ अब मैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन लूंगी, सब बच्चे करते जाना। मैम बी ऑप्शन है। बेटा इस तरह से नहीं बोलना है, अनम्यूट करके। वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे ही पोल सेक्शन ऑन हुआ, अब मेरे पास एकदम से 11 आंसर्स आ गए। ऐसा होना चाहिए क्लास में। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी है, 1 मिनट लो, बट एटलीस्ट सब आंसर करो। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस तरह, और सभी बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। एक बना के, क्या बोल रहे हो? ये है शीर्ष, जो मैं रेड कलर से, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, मैं देख पा रही हूँ, और सभी का बिल्कुल ठीक है। लो रिजल्ट भी देख लो। एक और क्वेश्चन दे दूं अभी के अभी, तो इसका हाँ सही वाला आंसर मैं बता देती हूँ आपको। यस मैम। है ना,
टोटल 8 है, रेड कलर के डॉट्स आप देख सकते हो, टोटल 8 रेड डॉट्स हैं, तो 8 इसके शीर्ष हैं। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी को कोई दो कुछ बोल बच्चों रहा है की क्या? गलत सही? है। हाँ, 2 बच्चों का गलत था। आधे बच्चे तो ऐसे करते हैं, उन्हें क्वेश्चन आता भी है, उन्हें आंसर भी पता है, बट पोल तक जाते जाते गलत आंसर कर देते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर सबको नजर आ रहा है ना? हाँ, ग्रीन कलर तो आराम से नजर। मैम हमारा नेटवर्क रुक रुक के चल रहा है। अच्छा, चलो बस वैसे ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, खत्म करते हैं आज के लिए इतना। बट इन चीजों को भूलना। मैम हम बॉल में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका क्या है? चलो ऐसे ही बता दो क्या आंसर होगा इसका। मैम हमने आंसर कर दिया। अच्छा, ऐसा करो आप हाँ, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्या आंसर होगा? एबीसीडी में से बता दो अनम्यूट करके। मैम ए। मैम ए बी। होगा, ओके। डी मैम भी आएगा। चेंज कर रही हूँ मैं ना मैम जी बी। फलक के किनारे। अभी आपने चैट बॉक्स में क्या लिखना है सभी बच्चों ने, मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सबने लिखना है पिंक कलर से क्या है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, पिंक के आगे फलक, शीर्ष या किनारा जो भी है, ग्रीन के आगे ऐसे जो भी आपको पता है कि वो चीज क्या है, और ब्लू के आगे ऐसे जो भी चीज है। पोल को अब बंद कर देते हैं, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और बाकी बच्चे म्यूट करो। चलो, पी के आगे लिखो कि वो क्या है जो पिंक कलर से, यानी है ना, पी के आगे वह लिखो जो भी पिंक कलर से है, ग्रीन के आगे जो भी ग्रीन। पिंक आपको कौन सा, अच्छा सॉरी, आपकी स्क्रीन पे ये समझ लो कौन सा ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा है ना आपको? ऑरेंज कलर नजर आ रहा होगा। हाँ, तो जो ऑरेंज सा कलर है, ऑरेंज लिख देते हैं। बट ब्लू और ग्रीन तो ब्लू और ग्रीन ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, तो सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ये कलर क्या है? ये फलक है। और ये जो ग्रीन कलर से है ये क्या है? किनारे हैं, एजेस हैं। और जो ब्लू कलर से है वो क्या है? शीर्ष हैं। तो इसलिए हरे रंग से जो दर्शाया गया है वो क्या है? यहाँ पर किनारे हैं, एजेस हैं। एक भी बच्चे का गलत नहीं है, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। तो समझ में आया जो हमने पढ़ा? अब इसको अगली क्लास में भूलना नहीं है, क्योंकि यही सेम चीज मैं आपको घन के लिए पढ़ाऊंगी। घनाभ आपने पढ़ लिया है, घन के बारे में ऐसे बता देती हूँ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो उसके लिए भी हम सेम चीज को पढ़ेंगे, तो इसलिए भूल कर नहीं आना है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़ाओगे, है ना? चलो होमवर्क दे देती हूँ मैं। होमवर्क भी सभी करके आएंगे, स्पेशली यहाँ पर जो 2.1 और 2.2 है, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आपको देखने से लग रहा होगा बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बट बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं है। मतलब एक्सरसाइज है ज्यादा, बट तीनों में ही एक एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। आप मुश्किल से 15 मिनट बैठोगे। अच्छा, पोल में आंसर कौन नहीं करता, रुको वो मैं अभी बता देती हूँ। होमवर्क नोट करने दो सबको। मैम आपने क्लास के बाद रुकने के लिए बोला था। हाँ, होमवर्क वाले अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं